इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक एम्पियर करंट कितना होता है, एक कूलाम्ब चार्ज कितना होता है, और एट द एंड एक बहुत बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट समझेंगे। जंपिंग स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है या रॉकेट्स स्पाइरल नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक देखना। बहुत बेहतरीन सा वीडियो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलेंगी। क्लियर है? हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए इस वीडियो में समझते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, और उसी से हम डिफाइन करेंगे द एम्पियर को। उसी से किसको डिफाइन करेंगे? एम्पियर को, कि एक एम्पियर कितना है, एक ऐसा यूनिट है आपकी एम्पियर, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि वो क्या है। उसके लिए किया क्या जाता है उसको समझना, क्या एक्सपेरिमेंट किया था एम्पियर ने। एक्चुअल में इनके पहले और मतलब ऑरस्टेड ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, आपके लॉरेंज भी इस पे खूब वर्क कर रहे थे, काफी सारे एक्सपेरिमेंट मतलब साइंटिस्ट जो थे वो वर्क कर रहे थे। पर अंतिम सफलता जो मिली थी वो मिली थी आपके एम्पियर को 1946 में। तो क्या इन्होंने कहा था उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखना होता क्या है कि कंसीडर ये किया गया कि दो करंट कैरिंग वायर हों और बिल्कुल स्ट्रेट हूं और उनको पैरेलली इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाए, जो कि है तो वैसे देख आइडियली मतलब लॉजिकली देखा जाए तो इतनी आसानी से संभव नहीं है। बट फिर भी हमने क्या किया कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर लिए। मान लेते हैं ये वाला वायर आपका ए है और ये वाला वायर क्या है आपका बी वायर है। एक को ए वायर लिया और एक को क्या लिया बी, मतलब एक को ए वायर लिया और एक को बी वायर ले लिया। कोई दिक्कत इस बात से नहीं। अच्छा, अब ध्यान देना कि मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है आपका आई ए। इसमें करंट कितना जा रहा आई ए, और इसमें मान लेते हैं करंट जा रहा है आई बी। चूंकि बी वायर है इसलिए हम करंट उसमें बी ले लेंगे। तो ये आई बी इसमें क्या जा रहा है आपका करंट जा रहा है। अब करंट जाने से होगा क्या कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर होगा, उसके आसपास एक स्पाइरल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, या कह सकते हैं कि आप कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। या सिलेंड्रिकल बोला था, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बोली थी? सिलेंड्रिकल बोली थी। तो तीनों से समझ में आया ना कि ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो मान लेते हैं इस वाले वायर तक पहुंची होगी। इस वाले वायर तक पहुंची होगी तो इस पे वो एक फोर्स लगाएगी। इस पे क्या लगाएगी? एक वो फोर्स लगाएगी। या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पे समझना चाहें जहां पे ये वायर है, अगर इस पे किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को समझने का प्रयास करें तो क्या करना पड़ेगा हमें? वही राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब को किया और देखा कि क्या फिंगर्स कर्ल हो सकती हैं। तो जब प्लेन होता है तो फिंगर्स कर्ल नहीं हो सकती। कर्ल नहीं हो सकती तो वहां फील्ड कैसी होती है? इनवर्ड। फील्ड कैसी होती है? इनवर्ड। दो ही प्रकार की हो सकती है, तो इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड। किसी प्लेन के लिए तो ऐसी होगी ना। तो क्या करेंगे कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां लगी होगी, इस पे मैग्नेटिक फील्ड पहुंची होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स भी लगता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। उनको निकालने के लिए क्या दिया गया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उसमें क्या बताया जाता? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। याद करने का तरीका क्या है? फादर, मदर एंड चाइल्ड। तो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन, तीनों आपस में जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उस केस के लिए ये चीज है। तो क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो करंट कैसे जा रहा? ऊपर को। करंट कैसे जा रहा? ऊपर को जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अब इधर ऐसे गौर करना, करंट की डायरेक्शन ऊपर, इधर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड। हमेशा ये भी ध्यान रखना, इस पॉइंट पे अगर आप निकालने लगोगे तो लगेगा ये बाहर को जा रहा, जबकि फोर्स इस पे नहीं लग रहा, फोर्स तो इस पे लग रहा है। तो फोर्स इस पे लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इस तरफ को। अट्रैक्टिव एक फोर्स इस पे लगा जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑन बी। किस पे लगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इस बी वायर पे एक फोर्स लगा ए वायर के कारण, वो कहलाया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इतनी सी बात समझ में आई। अगर हमें सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालना होता तो हम क्या करते? इधर राइट हैंड थंब रूल लगाते, ऐसे इस डायरेक्शन में देखते, राइट हैंड थंब रूल। अब बाहर आउटवर्ड फील्ड लाइंस आ रही हैं, आउटवर्ड फील्ड लाइंस आ रही, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिर लगाएंगे। करंट की डायरेक्शन क्या है? अपर है, पर फील्ड लाइंस कैसी हैं? बाहर को। करंट की डायरेक्शन अपर है,
फील्ड लाइंस बाहर को हैं, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ को लगेगा। तो अगर किसी को FAB लिखना होगा तो वो इस तरफ की डायरेक्शन के साथ लिख सकता है। दोनों फोर्स सेम आएंगे, उनको निकालने के लिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको, ध्यान देना। अब जैसे इस जगह से क्या हुआ था, एक मैग्नेटिक फील्ड गई थी जो इस पे एक फोर्स लगा रही थी, यही तो हुआ था। अब हमें पता है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying wire, अगर आपसे कहा जाए कि वो कितना होता है, तो हम लोग निकाल चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाला था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ऐसे निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला था। बट हमें लिखना है किसके लिए, इस वायर के लिए, हमें लिखना किसके लिए, इस वायर के लिए। तो हमें कुछ थोड़ी चीजें और चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो करंट चलो पता है, लेकिन ये R नहीं पता, तो उसके लिए क्या करो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लो, D। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लो कि ये डिस्टेंस है आपकी D। एक और चीज वो कर लेनी चाहिए कि यार हम जो ये फोर्स वगैरह निकाल रहे, ये एक स्पेसिफिक लेंथ L के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, एक स्पेसिफिक लेंथ है L, आगे चल के उसको 1 मीटर दिखाएंगे। जब 1 एम्पियर या द एम्पियर डिफाइन करना होगा तो उस लेंथ को 1 ले लेंगे, कुल मिला के ये एक यूनिट लेंथ बाद में मान लेंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आई आपकी B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि यार इसी को BA के फॉर्म में लिखो, तो आप BA इक्वल्स टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट IA, करंट इन वायर A, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी, और 2 पाई D, कितनी डिस्टेंस पे लग रही है, 2 पाई D। कोई दिक्कत इस बात से, मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल के आई B इक्वल्स टू म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई D। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड B की निकालनी होती तो वो निकल के आती म्यू नॉट IB अपॉन 2 पाई D। ये बात समझ में आई, उसके कारण निकालनी होती तो वो आती, पर हम चूंकि पहले के निकाल रहे हैं तो पहले का ही लिखते हैं। आपको अगर आगे चल के मैं बताऊंगा जब, तब आप अगर FAB निकालना चाहोगे तो वो भी निकल के आ जाएगा उसी में। अच्छा एक चीज और बताओ, ये हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो ये है। फोर्स का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे पूछूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एक I B क्रॉस L, ऐसे होता है, I L क्रॉस B होता है वैसे तो, I L क्रॉस B एक फॉर्मूला होता है। ये पता है, नहीं पता है तो ये कैसे निकलता है वो मैं आपको बताऊं। एक आपने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, किसका फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स का QVB साइन थीटा। अगर उसी Q को आप I के फॉर्म में ले आओ, वेलोसिटी को ब्रेक करो तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, Q अपॉन T करोगे तो वो वेलोसिटी डिस्टेंस में कन्वर्ट होगी, ये वही बन जाएगा, ये वही बन जाएगा। ये निकला किससे, QVB साइन थीटा से ही, Q अपॉन T I के बराबर, और फिर वेलोसिटी की जगह सिर्फ डिस्टेंस रह गया होगा तो इसको क्या लिख लिया, IBL, या इसी को लिखा जाता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, इसी क्या बोला जाएगा, IBL साइन थीटा। यहाँ लेंथ L है तो हम उसी को कैपिटल L लिखे ले रहे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि IBL साइन थीटा तो आया, ये B और L के बीच में तो एंगल है, B यहाँ कैसे है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और लेंथ परपेंडिकुलर है, कोई चीज ये ऊपर है और इसके आसपास ऐसे है, तो ये एक 90 डिग्री एंगल बना कि नहीं बना, एक 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये साइन थीटा 90 पे क्या होता है आपका 1, तो IBL जो फोर्स की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, सिर्फ IBL। और अगर मैं आपसे कहूं कि FBA लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाना है, FBA लिख के दिखाना है, तो आप क्या कहोगे कि सर पहले I और कौन सा करंट, फोर्स, जो फोर्स किस पे लग रहा है, जिस करंट पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स ऑन B है ना, तो करंट वहां पे कितना है, IB, और किसके कारण लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक ही कारण, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, A वाले की, और लेंथ यहाँ क्या है, L। ये बात समझ में आई कि FBA बराबर कितना हुआ, IB, BA और L। ये बात इतनी सी समझ में आई, जिसका फोर्स होता है उसी का करंट, और मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे की लग रही है, और वहां साथ में एक L लेंथ हमने ले रखी है। अगर इसी को आगे हम लोग फर्दर क्या करें, इस B की वैल्यू को पुट, इस वाली BA की वैल्यू को अगर इसमें पुट करें तो क्या बनेगा, गौर करना, FBA इक्वल्स टू यहाँ क्या निकल के आया बताना जरा, तो वो निकल के आया था IB और फिर क्या BA और साथ में L, और BA की वैल्यू हमें पता है
इस और इधर से ही क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एफ बी ए इज इक्वल्स टू आई बी, और इधर निकल के आया था अपना म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी, और इसके साथ क्या एल। कोई दिक्कत इस चीज से? अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये होगा आई ए आई बी, इसके साथ ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बराबर आया अपना म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, और साथ में क्या एल, साथ में क्या एल। ये तो हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। ये किसका फोर्स का फॉर्मूला हुआ? और न्यूटन में हुआ। ये किस में हुआ? न्यूटन में। बट इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, इस एल को अगर हम यहां ले आए तो इसी को ऐसा लिखा जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो रिटेन एज, कि स्मॉल एफ बनाओ और उसके आगे सेम जो सफिक्स आपके लगे हैं उनको लगा दो, तो एफ बी ए बराबर होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, और वो बराबर होता है आपका म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए या लिखना चाहिए कहीं, वो होगा एफ बी ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। फर्दर अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि ये बताओ एफ बी ए कितना की जगह एफ ए बी कितना होगा, एफ ए बी अगर आपको बताना है तो उसको क्या लिखोगे? फर्दर अगर आपसे पूछ लिया जाए एफ ए बी कितना होगा, तो उसको आप देखना कैसे डिफाइन कर सकते हो, बहुत बड़ी आसानी से। देखना, जब हम एफ बी जब हम मैग्नेटिक फील्ड बी की लिखेंगे ना, तो वहां आएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी, और जब एफ ए बी लिखेंगे तो करंट किसका आ जाएगा? ए का। देखा जाएगा तो यही सेम चीज आपकी आ जाएगी, और ये दोनों ही सेम निकल के आएंगे। आपका इधर भी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई कि ये दोनों सेम ही निकल के आएंगे। अब जरा एक चीज सोचना, अब हम ये फॉर्मूले तो निकल के आ गए कि हमें फोर्स पता चल गया और फोर्स पर यूनिट लेंथ भी पता चल गया कि दोनों के बीच में क्या होगा, और फोर्स कैसा होगा। अगर आप इस पे आ जाओ तो मैंने क्या बताया कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी और एफ बी ए निकालोगे इस तरफ आएगी, मतलब वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जब दोनों करंट ऊपर को जा रहे हैं तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब हमें एक चीज और समझनी है, ध्यान देना। अब हम समझते हैं 1 एम्पियर को। किसको समझते हैं? 1 एम्पियर को समझने का प्रयास करते हैं कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। अगर मैं आपसे कहूं एक चीज बताना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मान लेते हैं एफ ए बी की वैल्यू है, वो आ जाए 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कितनी आ जाए? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये कब पॉसिबल है? अगर ये मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर डी की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, फिर आई ए आई बी ये भी 1 होंगे, तो अगर इनको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ऐसे निकल आएगा। अगर अच्छा देखो समझ में नहीं आ रहा तो इधर आओ, पहले इधर देखते हैं। ध्यान देना कि जैसे हमने अभी फॉर्मूला निकाला है एफ ए बी अपॉन एल इज इक्वल्स टू एफ ए बी, वो बराबर है म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। यही तो है, यही फॉर्मूला है। अगर हम इसको ही समझें, गौर करना, अगर हम इसको ही समझें, अगर हम मान लें लेट कर लें डी की वैल्यू को कितना 1 मीटर, डी की वैल्यू कितना ले लें 1 मीटर ले लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? सिंपल सी बात है, यहाँ 2 ऊपर, यहाँ 2 आ गया ना, नीचे से कटा तो ऊपर चला गया 2 से 2 काटोगे तो ये 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हुई 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अगर ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7 है, एल की वैल्यू जो यहाँ एल है इसकी वैल्यू भी क्या ले लेते हैं हम लोग 1 मीटर की उसकी लेंथ ले लेते हैं, तो क्या होगा जब ये सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आई ए इंटू आई बी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है, और ये तभी संभव है जब ये दोनों करंट कैसे हो सेम हो। दोनों करंट कैसे हो, दोनों प्रोडक्ट क्या आ रहा हो आपका सेम आ रहा हो। तो ऐसा कहा गया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो डिफाइन किया गया 1 एम्पियर को, वो ये कहा गया कि किसी भी, समझना, किसी भी करंट, दो जैसे 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स
पर यूनिट लेंथ अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाए, वो भी कब, जब डिस्टेंस उनके बीच में 1 मीटर हो, जब उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो 1 मीटर हो, और फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल दिया तो ऑटोमेटिकली वो लेंथ 1 मीटर हो गई। तो सिंपल सा डिफाइन क्या किया जाएगा 1 एम्पियर को, वेन एवर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू which is at a 1 meter distance is equals to 2 into 10⁻⁻7, then there is a current in both wire which is equals to 1 ampere। उन दोनों वायर्स में करंट कितना जा रहा होगा 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा। इतनी सी बात समझ में आई कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो सिंपल सा ऐसे समझो कि यार ये दो वायर हैं, इनकी लेंथ अगर 1 मीटर ले ली जाए, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जो कि बराबर होगा, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा ना F/N, उसकी वैल्यू अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 आ गई, वो भी क्या, जब ये एक मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो, ये कितने रखे हो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो, इनकी खुद की लेंथ 1 मीटर हो, तो फिर जो ये फोर्स की वैल्यू अगर ये आई है तो डेफिनेट सी बात है कि यहां इन दोनों के अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है। इसी से अगर हम लोग चाहेंगे तो एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, वो होती है 1 कूलाम। क्या डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलाम, जो चार्ज की एक यूनिट है उसको भी हम लोग चाहेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट जा रहा 1 एम्पियर, तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट जब जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कूलाम का, चार्ज का फॉर्मूला क्या है Q इक्वल्स टू IT, तो क्या कहा गया 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में जितना मतलब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में निकला तो वो क्या हो गया 1 कूलाम के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 एम्पियर करंट किसी वायर से 1 सेकंड को निकला तो कितना चार्ज वहां से निकल गया 1 कूलाम चार्ज निकल गया। इतनी सी बात समझ में आई। तो 1 कूलाम को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो एम्पियर की यूनिट कब मानी गई थी, एम्पियर को एज अ यूनिट कब माना गया था, एज अ SI यूनिट, तो वो आपको याद रख लेना 1946 में। उसके बाद अगर और एक कंक्लूजन आपका निकल के आया है वो ये है कि यार जब ये पैरेलल करंट्स हैं, चूंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे निकल के आ रही ना, FAB की डायरेक्शन इस ऐसी है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक काम करना अब कि इनकी डायरेक्शन को रिवर्स करना। इनकी डायरेक्शन को क्या करोगे, रिवर्स करोगे, तो देखना क्या आता है। अगर हम इनकी डायरेक्शन को रिवर्स करें तो होगा क्या कि ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। अगर ये ऊपर और नीचे ऐसे आपने डायरेक्शन बनाओगे तो एक फोर्स इधर को आएगा और एक फोर्स कहां को जाएगा, उधर को जाएगा। इसको करके देखना, जरूर ही आ जाएगा, ठीक है ना। आप ट्राई करोगे, कुछ नहीं करना है, वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल को लगाओगे, ये आपको निकल के आ जाएगा। उससे जो कंक्लूजन बना वो ये बना कि पैरेलल करंट्स जो होंगे, जो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट्स, पैरेलल करंट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड एंटी पैरेलल रिपेल्स। एंटी पैरेलल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस चीज को और अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि पैरेलल करंट होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल होंगे तो रिपेल करेंगे। इसी को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है जिसको हम रॉगेट्स स्पाइरल बोलते हैं। ये आपके पास मैंने फोटो लगा रखी है, इसको बोला जाता है रॉगेट्स स्पाइरल और स्पाइरल। रॉगेट्स स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है ना। अब रॉगेट्स स्पाइरल है क्या, उस चीज को समझो। सेटअप ये है, जैसे ब्यूरेट होती है ना, ब्यूरेट स्टैंड होता है, या आपने अपनी लैब में रखा होगा, देखा होगा, एक स्प्रिंग बैलेंस नाम की चीज है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कितना फोर्स है उसके नीचे। वेट लटकाते हैं तो उसके हिसाब से एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए उसको जनरली इलास्टिक मॉडलाई के लिए उसको यूज करते हैं। गौर करना, इसमें क्या किया, एक स्प्रिंग ले ली, ये थोड़ी सी बहुत मुलायम सी स्प्रिंग होनी चाहिए। फिर यहां से एक करंट कैरिंग वायर अटैच कर लिया विद की, और इधर ये इंसुलेटिंग बनाया। इधर क्या बनाया, इसको इंसुलेटिंग बनाया, जिससे कि ये करंट वापस उसमें ना चला जाए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ, और इधर एक हल्का सा वेट होता है। सर्किट कंप्लीट हुआ तो होगा क्या कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो एक सर्किट के बाद जो करंट यहां जा रहा वही डायरेक्शन यहां करंट की होगी, सेम बगल बगल में।
तो पैरेलल करंट हो गए, पैरेलल करंट हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे दबेगी, ये दबेगी तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहां सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और फिर ये बात जंपिंग करती रहेगी। इसी एक्सपेरिमेंट का नाम होता है एक जंपिंग स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट। और इधर जो सब्सटेंस भरा जाता है वो मरकरी भरा जाता है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग ये रखना होता है कि हम ना इनहेल ना कर लें उसको, क्योंकि वो छिटकेगी, जैसे ही वजन आएगा, मतलब जैसे ही करंट जाएगा उसमें तो हीट होगी। तो मरकरी एक पॉइजनस चीज है, उससे थोड़ा सा दूर रह के आंखों पे ग्लास होने चाहिए, तब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहिए। क्लियर है? और पढ़ते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेहनत करते रहिए। जहां भी ना समझ में आए वहां पूछिए जरूर, है ना। थैंक यू।